ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे एआई द्वारा उत्पन्न छवि को असली से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये छवि उनके विचारों को सवाल में डाल सकती है। ये सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हुई, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में से एक है। और जैसा कि आप इस एपिसोड के कंटेक्स्ट से अनुमान लगा सकते हैं, ये एक असली फोटो नहीं है, बल्कि एआई द्वारा उत्पन्न है, और इसने कुछ सबसे तेज नज़र वाले लोगों को भी बहका दिया। इस छवि के प्रॉम्प्टर बर्लिन बेस्ड बोरिस एल डैक्सन 1989 से फोटोग्राफर रह चुके हैं और एआई आर्ट जनरेटर की क्रिएटिव संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का अवसर पाकर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अपनी रचना को पुरस्कार जीतने का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा ये अनुचित था। उनका कहना था कि एआई इमेजेस और फोटोग्राफी एक ऐसे अवार्ड में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती, वे अलग एंटाइटीज हैं। एआई फोटोग्राफी नहीं है, इसीलिए मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा। ये एक भविष्य की झलक दिखाती है जहां एआई क्रिएशंस वास्तविकता से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है। दुनिया बदल चुकी है और हमें समय लगेगा इसका मतलब समझने में। क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड पर एआई का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है और मुझे यकीन है कि आपने इंटरनेट पर एआई इमेजेस देखी होंगी। ये हैरत अंगेज है कि हम कुछ सालों में इससे लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। इस तेज़ी से बदलते परिवर्तन ने दुनिया भर के आर्टिस्ट से कड़ा प्रतिरोध देखा है, और उन्हें दोषी कौन ठहराएगा। प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपनी क्राफ्ट को सब कुछ समर्पित कर देते हैं और अब एआई उसे सेकंड में कर सकता है। और ऊपर से अपमान की बात यह है कि उसका ट्रेनिंग उनके काम पर हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। आगे क्या होगा और एआई मानवों से कैसे चुरा सकता है? क्या ये वास्तव में चुराना है? और अगर हाँ, तो क्या सभी मानव अन्य लोगों से प्रेरणा नहीं लेते? लेकिन जब एक मशीन मानवों से विचार लेने लगती है तो ये अलग लगता है। आज हम देखेंगे कि एआई कैसे कला बनाता है और इस प्रोसेस से कॉपीराइट लॉज के आसपास लीगल विवाद क्यों उठ रहा है। हम एआई की दुनिया में हो रहे कुछ और पागलपन की भी जल्दी से झलक लेंगे। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। मैं एपिसोड शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि क्रिएटिव आर्ट की फील्ड में एआई के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले रनवे एमएल वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है और लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। जो भी कूल वीडियोस उन्होंने सोचे हैं वो बना रहे हैं। ये अभी अपनी शुरुआती दौर में है, लेकिन रनवे एआई वीडियो प्रोडक्शन में लीडर साबित हो रहा है। गूगल भी स्पाई का एक टुकड़ा चाहता है और वो अपने जनरेटिव वीडियो एआई ड्रीमिक्स के साथ पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक रेफरेंस वीडियो या फोटो से वीडियो बनाता है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। गूगल के कुछ दिन बाद एनवीडिया ने अपनी टोपी रिंग में डाल दिया। उन्होंने अपने एआई वीडियो जनरेटर की घोषणा की, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कुछ रेडिटर्स को बहकाकर उनसे पैसे ले लिए। उन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करके एक अट्रैक्टिव फीमेल का फेक इमेज जनरेट की और पुरुषों को कन्विंस कर दिया कि अगर वो एक अधिक पिक्चर देखना चाहते हैं तो कुछ और पैसे दे दे। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान स्कैम में से एक था और दुर्भाग्यवश ऐसा और भी बहुत होंगे। एक एआई वर्जन ड्रेक और एक एआई वर्जन ऑफ द वीकेंड ने एक फेक सॉन्ग कॉल्ड आर्ट ऑन माई स्लीव में कोलैबोरेट किया और ये सोशल मीडिया और स्पॉटिफाई पर चक्कर लगा रहा था। स्पॉटिफाई पर अकेले ही लाखों स्ट्रीम्स प्राप्त कर रहा था। यूनिवर्सल म्यूजिक ने इसका पता लगा लिया और उन्होंने इसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज से हटा दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बैन करने का निर्णय लिया और इसे धोखा बताया। लेकिन बात यह है कि ये हर जगह हो रहा है। बड़े आर्टिस्ट जैसे केने वेस्ट, जेई-ज़ेड और अरियाना ग्रैंडे के साथ लोग बैकिंग ट्रैक्स बना रहे हैं और उसके ऊपर एआई द्वारा उत्पन्न वोकल डाल रहे हैं। म्यूज़िक लेबल्स अभी गुस्से में हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें ये करने का तरीका समझ आ जाएगा तो आप यकीन मानिए वे गुजरे हुए आर्टिस्ट की एआई द्वारा उत्पन्न संगीत से पैसे कमाने लगेंगे। जनरल एआई न्यूज़ में साइंस को एक बूस्ट मिला है। ये पाया गया है कि GPT-4 यूएस मेडिकल एग्ज़ाम लाइसेंसिंग क्वेश्चंस को 90% से अधिक समय सही जवाब देती हैं, कुछ लाइसेंस डॉक्टर से बेहतर। डॉक्टर आइसेक कहाने ने एक टेस्ट किया। उन्होंने GPT-4 को एक रियल लाइफ केस दिया जो उन्होंने कुछ साल पहले ट्रीट किया था। उन्होंने मशीन को केस के कुछ डिटेल्स दी और ये 1 लाख में एक कंडीशन को डायग्नोस करने में सक्षम थी। ये उनकी तरह ही सोचता था।
इसके ऊपर अब कई पेपर्स आ चुके हैं जो कहते हैं कि GPT-4 अपने परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करके अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन ये सब पहले से पुराना हो चुका है। अब जो दुनिया को चमका दे रहा है वो है ऑटो GPT और उसके समान सिस्टम्स। ये AI एजेंट्स हैं जो ऑनलाइन दुनिया में जाकर आपके लिए टास्क कर सकते हैं। आपको बस टास्क बताना होता है और बस, नमस्ते, मैं आपकी सेवा में हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। आप कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हैं? 11 इंच का पेपरोनी पिज़्ज़ा, रेगुलर क्रस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं पहले आपके एरिया में अच्छी पिज़्ज़ा जगह ढूंढूंगा। मैंने आपके एरिया में एक पिज़्ज़ा जगह ढूंढी है जिसका नाम है ज़ा पिज़्ज़ा। मैं अब एक पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग बॉट बनाऊंगा जो आपके लिए इस लोकेशन पर कॉल करेगा और आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा। सुपर अमेजिंग पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग बॉट रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। मुझे दूसरे AI ने निर्देश दिया है कि मैं आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। मैं अब ट्विलियो वॉइस API का यूज़ करके पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगा। नमस्ते, मुझे 11 इंच का रेगुलर पेपरोनी पिज़्ज़ा फॉर पिकअप चाहिए। बस एक प्लेन 11 इंच पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, और आप उसे कब पिकअप करना चाहते हैं? मैं अभी चाहता हूँ। क्या लगभग 20 मिनट ठीक रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा। और मैं ऑर्डर के लिए क्या नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जोसेफिना है। धन्यवाद। क्या आप लगभग 20 मिनट रुक सकते हैं? ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आजकल एजेंट्स AIs कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ कोई इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ कोड्स नहीं है। मैं यहाँ GPT-3 चैट, GPT-3.5, GPT-4 और विस्पर का यूज़ कर रहा हूँ। जब इसे बोलना होता है तो ये 11labs.io का यूज़ करता है। AI एजेंट्स आपके अगले सवाल का इंतज़ार नहीं करते या आपको रिस्पॉन्स का इंतज़ार नहीं करते अगले स्टेप के लिए। वे बस अपने आप को प्रॉम्प्ट करके ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। ये AI एजेंट्स सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से ज़्यादा कर सकते हैं। लोगों ने उनसे मार्केट रिसर्च करने और रिपोर्ट लाने के लिए भी कहा है, और जो नई दुनिया में हम में रह रहे हैं उसके बारे में साफ हो जाए। हेविली उसके बाद बेबी AGI टूल को एक सिंगल गाय ने बनाया था जिसका नाम था योहे। उसने कोडिंग एक्सपीरियंस के बिना सिर्फ 3 दिन में ये बनाया। कितना पागलपन है ना। उसने इस पागल ऐप को बनाने का आइडिया सोचा तो उसने बस ChatGPT से कोड लिखवाने के लिए कहा। दूसरी AI न्यूज़ में सैमसंग ने गूगल स्टॉक प्राइस को 55 बिलियन से गिराया क्योंकि सैमसंग ने हिंट दिया था कि वे गूगल सर्च को डिफ़ॉल्ट से रिप्लेस करने जा रहे हैं बिंग AI और बिंग सर्च के साथ उनके सैमसंग फ़ोन्स पर। जो भी हो, लगता है कि इन्वेस्टर्स गूगल के कुछ मार्केट शेयर खो देने के बारे में चिंतित हैं। गूगल ने प्रोजेक्ट मैगी के अनाउंसमेंट के साथ जवाब दिया, जो एक AI पावर्ड कंपोनेंट है गूगल सर्च का। इसी बीच स्नैपचैट यूज़र को एक AI बॉट मिला और एलॉन मस्क ने अपना खुद का AI प्रोजेक्ट ट्रुथ GPT अनाउंस किया। और हम न्यूज़ के साथ जारी रख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है और इस वीडियो के लिए समय नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। कैसे AI इमेज ह्यूमन आर्टिस्ट और लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। यहाँ एक मज़ेदार तथ्य है। क्या आपको पता था कि मिडजर्नी टीम सिर्फ 11 लोगों की होती है? कुछ साल पहले केपेबल जनरेटिव AI के आगमन से पहले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अपने सभी रिसोर्सेज के साथ भी AI इमेज बनाने की स्ट्रगल करती थी, ऐसी क्वालिटी और कोहेरेंस के साथ। और आज कोई भी इसके बारे में सोचता ही नहीं है। हम सबकी आदत हो गई है, लगभग जैसे ये हमेशा से संभव था। मिडजर्नी से लेकर स्टेबल डिफ्यूजन और ड्रीम अप तक, अब कोई भी यूज़र टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से स्टनिंग और सूरियल इमेजेस बनाने में सक्षम हो गया है 1 मिनट के अंदर। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये अमेजिंग लगता है, लेकिन बात ये है कि असली जादू बैकग्राउंड में हो रहा है। तो ये कैसे काम करता है? बिना बहुत डिटेल में जाए, ये AI सिस्टम्स एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। ये बेसिकली वहाँ होता है जहाँ AI एक पिक्चर से शुरू करके उसे नॉइस से डिस्ट्रॉय करने का सीखता है। फिर ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से नॉइस को रिवर्स करके एक नई इमेज रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये सब समझाना इस एपिसोड की स्कोप से बाहर है, लेकिन जो इस डिस्कशन के लिए पर्टिनेंट है वो ट्रेनिंग डेटा होता है जो इसे अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो हमें देखना पड़ेगा कि इन सिस्टम को ट्रेन कैसे किया जाता है। अधिकांश एआई इमेज जनरेटर्स अपने ट्रेनिंग डेटा को अनएक्सपेक्टेड जगह से प्राप्त करते हैं, एक छोटी जर्मन नॉन प्रॉफिट कंपनी से। इस कंपनी का एक डेटा सेट है जिसका नाम है लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन नेटवर्क या लियोन, जो 5 बिलियन से अधिक इंडेक्स्ड इमेज का समावेश करता है। भाग्यवश इसमें अनजान कलाकारों के काम और कॉपीराइटेड इमेज का समावेश होता है, जैसे कि गेटी इमेजेस की इमेजेस। कुछ लोग इसे आर्ट का लोकतांत्रिकरण और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, दूसरे इसे मानव रचनात्मक की मूलभत्ता और मूल्य के लिए एक खतरा मानते हैं। मिडजर्नी दावा करता है कि ये किसी भी मौजूदा इमेजेस की कॉपी का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट इनपुट के आधार पर स्क्रैच से नई इमेज उत्पन्न करता है। हालांकि जब आप गहराई से देखते हैं तो चीज़ें अधिक जटिल हो जाती हैं और सभी मिडजर्नीज के दावे से सहमत नहीं होते। आलोचक ये भी कहते हैं कि एआई सिस्टम वास्तव में रचनात्मक या कलात्मक नहीं होते, बल्कि वे मौजूदा डेटा पर निर्भर होते हैं डेरिवेटिव और ऊपरी आउटपुट उत्पन्न करने के लिए। रचनात्मकता पहली बार क्या है? क्या ये सिर्फ मानव मस्तिष्क है जो भूतकाल के इनपुट्स को याद कर रहा है और उन्हें एक नए तरीके से मिला रहा है? क्या मनुष्य हर समय एक दूसरे से उधार लेते हैं? स्टीव जॉब्स ने एक बार पिकासो को कोट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छे आर्टिस्ट कॉपी करते हैं और महान आर्टिस्ट चुराते हैं। 19वीं सेंचुरी में पोएट W.H. डेवनपोर्ट एडम्स ने लिखा था कि महान कवि अनुकरण करते हैं और सुधार करते हैं, जहाँ छोटे वाले चुराते हैं और बिगाड़ देते हैं। ये दोनों कोट्स उल्टे तरीके से हैं, लेकिन दोनों ही कुछ दिलचस्प बताते हैं। आर्ट में दूसरों के विचारों का उपयोग करने का अभ्यास समय के जितना पुराना है, लेकिन अगर रचनात्मकता उससे अधिक है, जो स्पार्क्स जो लगभग कहीं से भी आते हैं। एक म्यूजिशियन की स्थिति पर विचार करें जो एक कैफे में बैठा है। कुछ अनुपशांसित ध्वनि या सुगंध उनके मन में दुरस्त स्मृति को ट्रिगर करती है या उन्हें प्रेरित करती है एक महाकाव्य लिखने के लिए, एक जैविक और विशिष्ट रूप से मानव प्रक्रिया। लेकिन ये लग रहा है कि एआई रचनात्मकता को अनुकरण कर रहा है, चाहे विवाद हो। एआई आर्ट को विभिन्न प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, पत्रिकाओं और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रदर्शित किया गया है। आपको एक उदाहरण देने के लिए कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका का यह कवर डाली 2 द्वारा बनाया गया था। एक एआई आर्टवर्क जिसे पोर्ट्रेट ऑफ एडमंड बेलियमी कहते हैं ने फ्रांस में एक प्रतिष्ठित आर्ट कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार जीता, जिसमें मनुष्यों द्वारा बनाए गए सैकड़ों आर्टवर्क को हराया। बाद में पेंटिंग को $4 लाख से अधिक के दाम पर बेचा गया, जो मेजर आर्ट हाउस द्वारा निलंबित पहला एआई उत्पन्न आर्टवर्क बन गया। ये छवि जिसे स्पेस ओपेरा थिएटर कहते हैं, जब फ्रांस से इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है, पिछले साल कोलोराडो स्टेट फेयर फाइन आर्ट्स कंपटीशन में प्रथम स्थान जीती थी और शेरनी थी डिजिटल आर्ट्स डिजिटली मैनिपुलेटेड फोटोग्राफी। इन सभी उदाहरणों ने सिर्फ एआई आर्ट के शेयर स्केल और समवॉट वाइड प्रोलिफरेशन को अंडरलाइन किया। क्योंकि ये सबको एक्सेसिबल है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर उनसे भर गए हैं। ये सब इतनी तेज़ी से हो गया है। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआती अवस्था में है और ये सबसे खराब होगी जब कभी हो सकती है। इस सब के प्रकाश में आर्टिस्ट उदास हो गए हैं। आर्ट की रचना की प्रक्रिया को आसान बनाना और सबके लिए नीचे गिर गया है, जो क्लाइंट्स के लिए इसके मूल्य को कम करने के लिए तैयार हैं। क्यों एक क्लाइंट हज़ारों रुपए देगा कस्टम वर्क ऑफ आर्ट के लिए, अगर वे एसेंशियली फ्री में सेम चीज़ प्राप्त कर सकते हैं? अगर ज़रूरत हो तो एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए टचअप किया जा सकता है। अगर आप एक स्थापित आर्टिस्ट नहीं हैं, तो अभी आपके लिए बहुत कठिन समय है और मुझे वहाँ के आर्टिस्ट के लिए खेद है। ऑब्वियसली एआई के आसपास की चीज़ें बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं। ये एक लेवल पर है, ऑफ कोर्स ये बहुत दिल दहलाने वाला है। और फिर कम्युनिटी के लेवल पर देखना कि वहाँ के आर्टिस्ट जो सफ़र कर रहे हैं, ये भी दिल दहलाने वाला है। जैसे कि ये देखना बहुत दुखद है कि छोटे आर्टिस्ट या किसी भी आर्टिस्ट को लगता है कि उन्हें ड्राइंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है ये एक वायबल करियर नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि भविष्य क्या लाएगा, लेकिन याद रखिए कि आपने क्यों ड्रॉ किया और आपने ड्राइंग शुरू क्यों की थी। क्योंकि मैं गेस करूँगा कि अधिकांश समय आपने ड्राइंग शुरू की थी क्योंकि आपको इससे आनंद मिलता था, और मुझे नहीं लगता कि आपको रुकना चाहिए। ठीक है,
कुछ आर्टिस्ट के लिए ये और भी बुरा होता है। क्या होता है जब उनका आर्ट एक AI ट्रेनिंग डेटा सेट में यूज होता है? केली मैकर्नन ने हार्ड वे से जाना पड़ा। आर्ट वर्ल्ड में राइजिंग स्टार मैकर्नन अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी पेंटिंग फैंटेसी और साई-फाई एलिमेंट्स को ब्राइट कलर्स के साथ जोड़ती है। डिस्कॉर्ड्स मिडजर्नी प्लेटफॉर्म पर उनका नाम 12,000 से अधिक पब्लिक रिक्वेस्ट में आया था, जिसमें इमेजेस थी जो मैकर्नन्स वर्क जैसी दिख रही थी, लेकिन अलग थीम और सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप मेरे अर्ली AI वीडियोस याद करते हैं तो ये स्टाइल ट्रांसफ़र कहलाता है, लेकिन मैकर्नन के लिए उनका नाम का उपयोग एक लाइन क्रॉस कर गया था। वे अब एक क्लास एक्शन लॉसूट में शामिल हो गए हैं जनवरी 2023 में, दूसरे 2 आर्टिस्ट सारा एंडरसन और कार्ला ऑटोस के साथ। उन्होंने मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और ड्रीमअप के खिलाफ लॉसूट फाइल किया था अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटीज पर उल्लंघन करने के लिए। AI आर्ट जनरेटर्स के खिलाफ लीगल बैटल्स तब और हेडलाइंस प्राप्त करते हैं जब गेटी इमेजेस, दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक फोटो एजेंसीज ने स्टेबल डिफ्यूजन को एलिजिबली उल्लंघन करने के लिए स्यू किया। बेसिकली वो कह रहे थे कि स्टेबल डिफ्यूजन उनके कलेक्शन से ड्राइड AI जनरेटेड इमेज को बेच रहा था और लाइसेंसिंग कर रहा था, लेकिन परमिशन या एट्रीब्यूशन के बिना। यहाँ आप ऐसी इमेज देख सकते हैं। हालांकि AI द्वारा उत्पन्न इमेज बॉर्डरलाइन ग्रोटेस्क्यू है, वे सस्पिशियसली अलाइक है और AI ने वाटरमार्क को भी कॉपी कर दिया था नीचे। लीगल एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि गेटी इमेजेस लॉसूट AI जनरेटर्स के खिलाफ आर्टिस्ट लेड क्लास एक्शन लॉसूट से स्ट्रॉन्गर केस है, लेकिन आउटकम का प्रेडिक्शन अभी भी मुश्किल है। एरॉन मॉस, एक कॉपीराइट लॉयर एट ग्रीनबर्ग ग्लासगो और पब्लिशर ऑफ द कॉपीराइट लेटली ब्लॉग, ने गेटीज कंप्लेंट को ट्विटर पर प्रेस किया। उन्होंने कहा था कि ये प्रीवियस लॉसूट से बेहतर फोकस था। मॉस बिलीव्स दैट द केस विल एड्रेस द इश्यू ऑफ इंगेस्टिंग कॉपीराइटेड इमेज to train data, and it seems like this will lead to the potentially fascinating fair use legal battle. यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, AI द्वारा बनाए गए काम के मालिक कौन होते हैं? अगर एक रोबोट इमेजेस बनाता है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी उनका उपयोग कर सकता है? क्या कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी? AI द्वारा उत्पन्न काम और कॉपीराइट प्रोटेक्शन के आसपास का विवाद बहुत जटिल है। एक तरफ ये तर्क है कि AI में मानवों की विशेषता वाली रचनात्मकता की कमी है और इसीलिए ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए मूल रूप से निर्धारित रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि AI द्वारा उत्पन्न वर्क्स में कुछ डिग्री की मूलभूतता और रचनात्मकता दिखती है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि मॉडल कैसे ट्रेन किया गया है और किसी भी आर्टवर्क की रचना में मानव हस्तक्षेप की डिग्री क्या है। एक उदाहरण देते हैं। 2022 के एंड में एक AI द्वारा उत्पन्न कॉमिक बुक, जिसे ज़ारा ऑफ द डॉन कहते हैं, बाय क्राइसिस कैस्टानोवा को इनिशियली कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रदान किया गया था। कॉपीराइट प्रोटेक्शन बाद में रिवोक कर दिया गया क्योंकि ऑथर ने डिस्क्लोज नहीं किया था कि इमेज मिडजर्नी के सहायता से बनाई गई थी और US कॉपीराइट ऑफिस में रूलिंग के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प कहा। उन्होंने निर्णय लिया कि सिर्फ मानव द्वारा बनाए गए वर्क्स ही प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इमेजेस खुद कॉपीराइट द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन टेक्स्ट और इमेजेस की व्यवस्था अभी भी प्रोटेक्टेड है और ये इसीलिए है क्योंकि ये एक मानव लेखक का क्रिएटिव वर्क है। दिलचस्प बात यह है कि मूलभूतता और रचनात्मकता को निर्धारित करने का स्टैंडर्ड अलग अलग ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग होते हैं। चाइनीज़ कोर्ट में रूलिंग दोनों तरफ गई है और AI जनरेटेड आर्ट पर कॉपीराइट ग्रांट करने के लिए ये डिपेंड करता है कि कितना मानव हस्तक्षेप था। यूरोप में AI आर्ट के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन अभी डिबेट के लिए उपस्थित है। UK और आयरलैंड में कंप्यूटर जनरेटेड वर्क्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, जबकि फ्रांस और जर्मनी में मानव लेखकता मांगते हैं। डेवॉन स्टोन ऑफ लीगल ईगल से चर्चा करने के लिए शटडाउन हुआ था कुछ इस तरह। यह आर्टिस्टिक वर्क्स को इंजेस्ट कर रहा है जो अन्यथा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। ये बिल्कुल अलग चीज़ उत्पन्न कर रहा है जो ओरिजिनल आर्टवर्क्स के साथ कम्पीट नहीं करने वाला है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति ऑपोजिट कंक्लूजन पर आ सकता है, जो कि ऑफ कोर्स AI जनरेटेड वर्क्स ओरिजिनल वर्क्स के साथ कम्पीट करने जा रहे हैं। वे ऑथर से चुरा रहे हैं और वे वर्क्स जो AI द्वारा बनाए गए हैं वे कंसिडर्ड इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा और ये पूरा बंच ऑफ ऑथर्स को आउट ऑफ वर्क कर देगा। अगर आप पूरी इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, लेकिन लीगली
अभी सब एक मेस है। कोई क्लियर कॉन्सेंसस या एस्टैब्लिश लॉ नहीं है एआई जनरेटेड वर्क्स को हैंडल करने के लिए, और चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, एआई जनरेटेड वर्क्स समय के साथ बढ़ते बढ़ते इंक्रीजिंगली परवेसिव हो जाएंगे। तो ये सब सिर्फ शुरुआत है, एक सोल्यूशन को प्राप्त किया जाना पड़ेगा। इस सवाल को समझने का एक संभव तरीका ये है कि हम आर्ट के इतिहास के विकास को देखें, ये समझें कि नई टेक्नोलॉजीज़ ने उसके विकास को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए जब फोटोग्राफी 19वीं सेंचुरी में इजाद हुई तो बहुत सारे पेंटर्स उसकी क्षमता से डर गए थे, जो यथार्थ को उनसे अधिक एक्यूरेटली तेज़ी से कैप्चर कर सकती थी। उन सभी को डर था कि वे अपने व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। प्राइवेसी कंसर्न्स भी थे, क्योंकि अब लोग बिना दूसरों की सहमति या जानकारी के उनकी तस्वीरें ले सकते थे। जब फोटोग्राफी अधिक व्यापक हुई तो फोटोग्राफर्स के राइट के मालिक कौन थे और क्या वे बिना अनुमति के रिप्रोड्यूस किए जा सकते थे, इस पर लीगल बैटल्स हुई। एक महत्वपूर्ण लीगल प्रेसिडेंट था बोरो गर्ल्स लिथोग्राफिक को वर्सेस सरोनी का केस। इस केस ने स्थापित किया कि फोटोग्राफ्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए योग्य थे, जस्ट लाइक अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। इस केस ने फोटोग्राफी को एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के रूप में स्थापित किया और फोटोज के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन के रास्ते को तैयार किया। एक और उदाहरण है फोटोशॉप। उसके 1990 में लॉन्च होने के बाद ये जल्दी से आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए एक लोकप्रिय टूल बन गया। पहली बार जनरल यूज़र अपनी इमेज को क्रॉप, रीसाइज, फिल्टर, लेयर और ब्लेंड कर सकता था। फोटोशॉप को शुरुआत में आर्टिस्ट द्वारा रेजिस्टेंस और सस्पेशन मिला। उन्हें डर था कि ये उनके काम की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को अंडरमाइन करेगा। उन्होंने तर्क दिया था कि फोटोशॉप फ्रॉड और डिसेप्शन इनेबल करेगा और फोटोग्राफी, आर्ट और पेंटिंग के लिए ज़रूरी स्किल्स और टैलेंट को कम कर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। फोटोशॉप ने फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट द्वारा वाइडली अडॉप्टेड और एम्ब्रेस्ड हो गया। उन्होंने इसे अपने काम को एनहांस करने के लिए एक पावरफुल और वर्सेटाइल टूल माना। ये कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये नई टेक्नोलॉजीज़ और आर्ट रचनात्मकता को चैलेंज और एनरिच कर सकती है। वे ये दिखाते हैं कि आर्ट एक फिक्स्ड या ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जो समय और संस्कृति के साथ इवॉल्व होता रहता है। तो भविष्य में क्या एआई आर्ट सिर्फ एक टूल होगा? टोकी की बात करने पर क्या समझ एआई इमेजेस को अडेप्ट करने में और उनके ओरिजिन्स को रिफ्लेक्स के रूप में गहराई से देखने में सक्षम होंगे? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एआई आर्ट सिर्फ एक और टूल नहीं हो सकता है। ये पहली टेक्नोलॉजी है जो स्टैटिक नहीं है, ये वास्तव में सीख सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखना बाकी है। तो ये नई दुनिया ऑफ क्रिएटिव एआई और इस केस में स्पेसिफिकली एआई द्वारा उत्पन्न आर्टवर्क बहुत दिलचस्प और जटिल है। जैसा कि किसी भी एआई के साथ होता है, वहाँ दोनों इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं, और इस केस में ये दोनों आर्टिस्ट और समाज के लिए है। शायद ये समय है अपने अजम्पशंस को आर्ट के बारे में रीथिंक करने का। पहली बात, आर्ट क्या है, और दूसरी बात, कौन डिसाइड करता है कि आर्ट क्या है। इन पिक्चर्स को देखते हुए शायद ये क्लियर हो कि ये एआई द्वारा उत्पन्न है, लेकिन बात यह है कि उनके पीछे का विचार शक्तिशाली है। दुनिया के शक्तिशाली लोग जो अनटोल्ड रिचेस रखते हैं, पॉवर्टी के स्थानों में होते हैं। विजुअल एस्पेक्ट को इंसान ने नहीं किया, लेकिन विचार बहुत मानवीय है। अब क्या ये इन इमेजेस को आर्ट बनाता है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप एआई द्वारा उत्पन्न इमेजेस का उपयोग करते हैं, और क्या आप एआई द्वारा बनाए गए आर्टवर्क के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन का पक्ष या विपक्ष में हैं? ये अवश्य ही एक दिलचस्प चर्चा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हमारा पॉडकास्ट चैनल थ्रू द वेब को चेक करना ना भूलें फुल एआई कॉपीराइट डिस्कशन के लिए। मैं आपको अपने खुद के कुछ एआई आर्टवर्क के साथ छोड़ूंगा। मैंने एक ट्रैक के लिए एक मॉकअप म्यूजिक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी, और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलूंगा। चीयर्स।